Hello students, today we continue the lesson. The name of the lesson, the discovery of king Tut, and it's our second one lecture. In the para and in the last para we read about Jahi Hawass, the Secretary General, okay? And इन्होंने हमें ये बताया कि 1920 में कार्टर के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी. एक्चुअली 1922 में की गई थी, ठीक है, 1922 में. तो इन्होंने ये बताया कि जो मम्मी है किंग टूट की जो मम्मी है वो आज एक बैड कंडीशन, एक बुरी कंडीशन में थी, ठीक है. और इसी के आगे हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे. द नेक्स्ट पैरा after months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, the valuable things which were buried with king, जो राजा के साथ दफनाई जाती थी ना, valuable things, वो है funerary treasures. Carter began investigating his three nested coffins. Three nested coffins. सवाल सेंटेंस यहाँ तो फर्स्ट मीनिंग अपना फ्यूनररी ट्रेजर्स, तो ये तो वो वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो राजा के साथ दफनाई जाती थी. द वैल्यूएबल थिंग्स व्हिच वर बरीड विद द किंग, ठीक है. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं द वैल्यूएबल थिंग्स व्हिच वर बरीड विद किंग. After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, जिसका मतलब है कि कई महीनों के बाद, कई महीनों की जो केयरफुली रिकॉर्डिंग की गई फराहो के जो ये ट्रेजर्स हैं, जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, कार्टर began investigating his three nested coffins. अब कार्टर ने three nested coffins का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. देखो क्या है, ये जो कॉफिन्स होता है, इस कॉफिन में मम्मी को लेटाया जाता था, ठीक है. कॉफिन एक्चुअली क्या है, ताबूत है. और ये थ्री नेस्टेड का मतलब है कि जैसे वन बाय अनदर, जैसे मतलब एक के बाद दूसरी कॉफिन और इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर. जिसका मतलब है कि जैसे पहले ये कॉफिन हो गया, अब इसके ऊपर एक और कॉफिन और फिर उसके ऊपर एक और कॉफिन, तो ये थ्री नेस्टेड कॉफिन हो गया. और ये जो अंदर वाला कॉफिन है, इस कॉफिन में डेड बॉडी होती है, इससे अंदर वाले में, जिसके ऊपर एक ये है और दूसरी ये कॉफिन है, ठीक है. या फिर यूं समझो कि जैसे ये बड़ा कॉफिन है, उस बड़े कॉफिन में ये उससे छोटा, तो डिक्रीजिंग लेवल में हो गया ना. तो ये बड़ा ये छोटा कॉफिन और उसके अंदर ये उससे छोटा कॉफिन, तो ये हो गया थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. तो थ्री नेस्टेड कॉफिन्स का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. ओपनिंग द फर्स्ट, अब जब पहले कॉफिन को उन्होंने खोला तो ही फाउंड ए श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. तो जब उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो उसमें पाया ए श्राउड जैसे कफन को कहते हैं, मतलब कपड़ा जो डेड बॉडी के ऊपर कवर किया जाता है, ठीक है, श्राउड. और एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स, और उसके ऊपर मतलब एक गार्लैंड सजी हुई थी, एक माला. गार्लैंड किसकी बनी हुई थी, विलो एंड ऑलिव लीव्स की. ये फ्लावर्स हैं विलो एंड ऑलिव लीव्स, मतलब यह है कि इस तरह से मतलब एक रेत बनाई गई थी. आप इसको यूं समझ सकते हैं, a wreath of flowers and leaves. मतलब जैसे ये रेत है, ठीक है. अब इसकी चारों में क्या कि जैसे ये फ्लावर्स हैं और ये जो लीव्स है, ये इसके ऊपर ऐसे डाल दी, ये हो गई रेत. तो इस तरह से एक रेत उस डेड बॉडी के ऊपर लगाई गई थी, और जिसके ऊपर ये जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स है, ये है जैसे वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स और कॉर्न फ्लावर्स. दीज आर द नेम ऑफ द फ्लावर्स. तो समझ में आ गया सेंटेंस. जब उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो उसके ऊपर एक तो
मतलब लास्ट कॉफिन, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वह मुसीबत में पड़ गया, ही रैन इनटू ट्रबल, ठीक। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड cementing to the bottom of his solid gold coffin। समझना सेंटेंस। अब रिचुअल किसे कहते हैं? रिचुअल वैसे धार्मिक अनुष्ठान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा रिचुअल है? जो डेड बॉडी का, मतलब सेरेमनी ऑफ ममिफिकेशन कहेंगे, मतलब कि डेड बॉडी को जो इस ताबूत में रखा गया, मतलब ये जो ममिफिकेशन यहाँ किया गया, तो ये सेरेमनी है, इसका मतलब है रिचुअल, सेरेमनी ऑफ ममिफिकेशन। अब इस रेजिन्स को समझना, ये रेजिन्स मतलब या तो कोई डामर टाइप में होता है, जैसे मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जल भी सकता है, तो इस तरह से ये मतलब डेड बॉडी और उस ताबूत के लगाया जाता था, ठीक है, डेड बॉडी और उस ताबूत पर। तो रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन मतलब सख्त हो गए थे, सीमेंटिंग मतलब सीमेंट के समान ये सख्त होना, और टू द बॉटम ऑफ इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो ये कॉफिन है ये गोल्ड के बने हुए थे सारे, तो गोल्ड के बने हुए जो ये कॉफिन है, और इनके बॉटम में बिल्कुल हार्ड हो गया था। हार्ड क्या हो गया था? रेजिन्स, ठीक है, जो इस रिचुअल समय में मतलब इस सेरेमनी टाइम में यूज किया गया था, ये ममिफिकेशन करने में। द नेक्स्ट सेंटेंस, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल या रीजनेबल, तो कोई भी रीजनेबल फोर्स उनको मूव नहीं कर सकी, मतलब कोई भी उन्होंने जो ताकत लगाई उस डेड बॉडी को उस ताबूत से अलग करने के लिए फोर्स लगाया, लेकिन कोई भी फोर्स जो लीगल फोर्स उन्होंने लगाया वो फोर्स काम नहीं आया। तो कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था। तो हम ये पढ़ रहे थे कार्टर के बारे में, तो हमने यहाँ पर ये भी लिखा कि कार्टर ने 1922 में इसको पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया था। तभी जो जाकिर अब्बास, ठीक है, जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जब पहली बार इस बॉडी को देखा तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है। तो ये बैड कंडीशन पर हम पढ़ रहे हैं कार्टर के द्वारा बनाई गई या की गई इन्वेस्टिगेशन। जब कोई भी रीजनेबल फोर्स से जब ताबूत से डेड बॉडी अलग नहीं हुई, तब देखो आगे, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। तो यहाँ इजिप्ट में जो ये गर्मी है, ये गर्मी हैमर के समान थी, ठीक है, हैमर कहते हैं हथौड़ा, तो हथौड़े के समान यहाँ साउथ इजिप्ट में गर्मी थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट मींस द सन टू लूजन द रेजिन। अब कार्टर ने इस रेजिन को लूज करने के लिए, ढीला करने के लिए इस धूप का यूज करने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, फॉर सेवरल आवर्स यानी कई आवर्स तक he shared the money outside in blazing sunshine। कई वर्ष तक उसने मम्मी को बाहर रखा इन ब्लेजिंग सनशाइन। ब्लेजिंग मींस वेरी हॉट, बहुत ही गर्म सनशाइन यानी धूप में। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसने उसको कितना हीट किया, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नथिंग बज्ड, नथिंग मूव्ड, नथिंग वाज द रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं था। He reported with scientific detachment that, अब उसने as a scientific detachment उसने रिपोर्ट लिखी कार्टर ने लिखा कि the consecrated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to reach the king's remains। देखो बाद में उसने लिखा कि the consecrated material मतलब जो भी उनके साथ मटेरियल यूज किया गया था, उस मटेरियल को छीजल अवे किया गया था। अब छीजल का मतलब है
चीजल, चीजल कहते हैं ना छेनी, टू कट समथिंग विद चीजल, मतलब चीजल से किसी चीज को काटना। तो उस कौन से रिलेटेड मटेरियल के लिए उन्होंने चीजल का यूज किया, और चीजल से उन्होंने उसके अंगों को, वो जो ट्रंक है तो उसको उन्होंने काट दिया। इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, तो किंग के जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट्स से ये संभव था। तो कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने छेनी का यूज किया उस डेड बॉडी को उस ताबूत से अलग करने के लिए, ठीक है। इन हिज डिफेंस, मतलब अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास बहुत ही नए के बराबर चॉइस था बचने का, ठीक है। तो इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अब उसने अपने बचाव में ये कहा, कार्टर ने अपने बचाव में, अपने डिफेंस में, इन हिज डिफेंस, तो अपने डिफेंस में कार्टर ये बोला कि इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि वह काट कर उस मम्मी को उससे अलग नहीं करता ताबूत से, तो थीव्स most certainly would have circumvented, circumvented मतलब find a way, जिसका मतलब है कि चोर निश्चित रूप से रास्ता बना लेते। द गार्ड्स एंड वो जो सुरक्षा का जो अराउंडिंग एरिया है वहां तक पहुंचने के लिए, एंड रिप इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसको रिप करके वो गोल्ड को वहां से हटा देते हैं, मतलब गोल्ड वगैरह वहां से चोरी कर लेते हैं। तो ये उन्होंने अपने बचाव में कहा, किसने, कार्टर ने। तो कार्टर ने अगेन क्या कहा, एक बार अगेन रिपीट, उन्होंने ये कहा कि अगर वो मम्मी को काट कर अलग नहीं करते तो चोर निश्चित रूप से उस वहां तक पहुंच जाते, या वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता बना लेते, और फिर वहां से सोना वगैरह उसको रिमूव कर लेते, गायब कर देते। तो इन ट्रूथ्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy। अब टूट के समय में जो रॉयल पर्सन थे वो बहुत ज्यादा वेल्थी पर्सन थे, रिच पर्सन थे, एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। अब या तो वो ऐसा सोचते थे या फिर ऐसी आशा रखते थे कि उन रिचेज वस्तुओं को वो अपने साथ ले जा सकते थे। दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, मतलब जो रिचेज, जो वैल्यूएबल थिंग्स उनके साथ रखी जाती थी, तो या तो वो सोचते थे या उनकी आशा थी कि वो उनको अपने साथ लेकर जाते थे। तो फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टू वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। तो अपनी जर्नी से ग्रेट बियॉन्ड तक, मतलब इन टू द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार तक जहां भी वो गया, किंग टू वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग मतलब चमकने वाली, और गुड्स है वस्तुएं, तो चमकने वाली वस्तुओं से वह सजा हुआ था, डेकोरेटेड था। और ये जो चीजें हैं, these are the things which were found with the mummy of King Tut, the precious collars, inlaid necklace, ये inlaid का मतलब होता है जो सरफेस पार्ट जो डेकोरेट किया जाता है, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ताबीज वगैरह होते हैं, एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ ज्वेलरी, लेकिन ये इसलिए बनाया जाता है कि इन द प्रोटेक्शन ऑफ एविल्स एंड डिसीज और डेंजर्स। तो मतलब है कि किसी एविल से, किसी डेंजर से बचने के लिए जो ये ज्वेलरी पार्ट बनाया जाता है उसे कहते हैं एमुलेट्स, और हिंदी में कहते हैं ताबीज। ए सेरेमोनियल एप्रन होता है भारी कपड़ा जो पहनने के लिए, सैंडल्स सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोइज। अब देखो फिंगर्स और टोइज के लिए भी सीड्स था, तो मतलब ये कोई कवर पार्ट है फिंगर्स के लिए और टोइज के लिए। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ठीक है, और ये भी आइकॉनिक है। आइकॉनिक जैसे सिंबल को नाम देते हैं, जो बेस्ट जो सिंबल अगर हमें किसी चीज को देना होता है तो उसके लिए हम आइकॉनिक वर्ड का यूज करते हैं, और उसका जो कॉफिन है, मास्क है किंग टूट का, वो भी आइकॉनिक था, ठीक है, क्योंकि वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था। आगे लिखा हुआ भी है ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सभी
to separate tooth from his adornments. Adornments means ornaments, आभूषण। तो इन ऑर्नामेंट से टूथ को सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, कार्टर्स ने रिमूव्ड द ममीज हेड। तो कार्टर के जो पर्सन थे काम करने वाले, उन्होंने मम्मी के सर को, यानी डेड बॉडी के सर को अलग कर दिया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और लगभग जो बड़ा जॉइंट था उस बड़े जॉइंट को उन्होंने काट कर हटा दिया। तो वंस दे हैड फिनिश्ड, तो एक बार उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर लिया था, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where to now rest. Understand the line? तो हमने देखा कि कार्टर के जो मैन है, उन्होंने मम्मी का जो सर है वो काट कर अलग कर दिया। और भी जो बड़े जॉइंट्स थे, डेड बॉडी के जो बड़े जॉइंट्स थे उनको भी अलग कर दिया। और एक बार उन्होंने सारा काम फिनिश किया, फिर दी रिजेंबल्ड द रिमेन्स, तो उन्होंने जो रिमेन्स पार्ट थे, मतलब डेड बॉडी के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उनको रिजेंबल किया, मतलब एक साथ कलेक्ट किया। और ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, और लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी की परत पर, मतलब मिट्टी के ऊपर उसको असेंबल कर दिया। और विद पैडिंग विद कंसील्ड द डैमेज, और जो पार्ट डैमेज हो गए थे, डैमेज पार्ट को उन्होंने क्या किया, छिपा दिया पैडिंग करके, मतलब पैडिंग वगैरह करके पट्टियां वगैरह बांधकर उसको छिपा दिया। और द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट, और ये अब वही बेड था जिसके ऊपर ये टूथ अब रेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये सब किसका था, ये कार्टर का किया जा रहा था। जो भी कार्टर ने किया, इन्वेस्टिगेशन की थी उसने 1922 में, और 1922 में उसने जो इन्वेस्टिगेशन की, तो इस तरह से उसने ये वर्कआउट अपना दिया था। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. अब देखो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि आर्कियोलॉजी चेंज हो गई है। सब्सटेंशियली का मतलब बहुत ज्यादा, इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, मतलब है कि जैसे 1922 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी इसकी किंग टूथ की मम्मी की, और ये जो एट प्रेजेंट जो इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही थी, तो ये इंटरवेनिंग टाइम हो गया इसके बीच का। ठीक है, मतलब जहां से 1922 से लेकर और ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसके जो बीच का टाइम है ये हो गया इंटरवेनिंग टाइम। तो इंटरवेनिंग टाइम में पूरी तरह से आर्कियोलॉजी चेंज हो गई, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब क्या होता है कि फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब एट प्रेजेंट में आर्कियोलॉजी में ट्रेजर यानी खजाना जो है, जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उनके ऊपर बहुत ही कम, न के बराबर फोकस किया जाता है। फोकस किस बात पे किया जाता है, ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कितने वर्ष जिया, कब मरा, एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, उसकी जो डेथ के जो रहस्य हैं, ठीक है, उन डेथ के रहस्यों पर अब ज्यादा फोकस किया जाता है। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। सोफिस्टिकेटेड का मतलब आप कह सकते हैं मॉडर्न टूल्स, और इसमें अब मॉडर्न टूल्स का यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आती है। तो मतलब मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का इज यूज्ड टुडे एट प्रेजेंट टाइम इन द आर्कियोलॉजी। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, अब जैसा कि 1922 में इनकी डिस्कवरी हुई थी, तो 1968 तक 40 वर्ष हो गए। तो ये लिखा है मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी, एक एनाटॉमी प्रोफेसर जिन्होंने 40 वर्ष बाद उस मम्मी का एक्स-रे किया, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, स्टार्टलिंग मींस सरप्राइजिंग, और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैक्ट शो किया। ठीक है, अब वो फैक्ट क्या था, उन्होंने बताया कि विद द रेजिन वो
स्टार्टिंग पॉइंट है जो इन्होंने बताया, ये एनाटॉमी प्रोफेसर है जिन्होंने 40 वर्ष के बाद उस मम्मी का एक्सरे किया, तो उन्होंने ये बताया कि उस जो बॉडी है उसमें एक तो उनका ब्रेस्ट बोन और एक है ये उनकी फ्रंट रिब्स यानी सामने की जो पसलियां हैं वो गायब है, ठीक है। और ये जो रेजिन्स दैट गेट्स सी चेस्ट, मतलब रेजिन जिससे उनका चेस्ट चिपका हुआ था, तो ये दो चीजें उसमें गायब थी, एक तो ब्रेस्ट बोन और एक है फ्रंट रिब्स। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography (CT). ये CT स्कैन CT का फुल नेम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, मतलब कोई भी डायग्नोस्टिक उसको इमेजिंग को पूरा किया जा सकता है इस CT स्कैन के द्वारा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रेज, जिसमें क्या होता है hundreds of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body। समझना सेंटेंस। अब इस सीटी स्कैन का एक पैटर्न हमें बताया गया है, कंप्लीट पैटर्न नहीं है, बस समझने के लिए कि सीटी स्कैन में जो एक्स-रे हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रेज, तो हंड्रेड ऑफ एक्स-रेज क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में पुट टुगेदर मतलब एक साथ डाली जाती है और इनकी सिमिलरिटी बताई गई है ये स्लाइस ऑफ ब्रेड के समान, मतलब ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं उन ब्रेड के टुकड़ों के समान, और थ्री डिमेंशियल वर्चुअल बॉडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ देन द एक्स-रे। तो हियर इज ए क्वेश्चन, व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ, मतलब सीटी स्कैन जब उनकी बॉडी का किया गया तो इससे और कौन सी ज्यादा चीजें रिवील होगी, शो होगी जो एक्सरे किया था उसकी अपेक्षा, क्योंकि हमने पढ़ा कि एनाटॉमी प्रोफेसर ने जब एक्सरे किया था तो उन्होंने बताया कि इसमें दो चीजें मिस हैं, तो इस हो सकता है कि जैसे सीटी स्कैन किया तो इससे तो कुछ और ज्यादा चीजें सामने आए। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिविंग अबाउट हिम, क्या इसका आंसर ये हो सकता है जो दो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं जो अभी तक बने हुए हैं, क्या सीटी स्कैन से वो क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएंगे? और ये क्वेश्चन है हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी डेथ के समय उसकी एज क्या थी, ओके। तो क्या इन क्वेश्चंस के आंसर मिलना पॉसिबल है सीटी स्कैन से? नाउ वंस पैराग्राफ को King Tut's demise means death, was irrelevant, ये बहुत बड़ी घटना थी टूट राजा की डेथ एवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। अब यहाँ के जो रॉयल स्टैंडर्ड है उनमें भी एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना थी। रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब जो रॉयल फैमिली से रिलेटेड पर्संस हैं। He was the last of his family's life, अपनी फैमिली का वह सबसे लास्ट पर्सन था। And his funeral was the death rattle of a dynasty। death rattle of dynasty को आप लोग कहेंगे the end of dynasty। dynasty का मतलब ये पूरा उसका किंगडम मतलब साम्राज्य, तो उसका जो फ्यूनरल है मतलब उसका जो दाह संस्कार किया गया किंग टूट का, ये उसके साम्राज्य का अंत था। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear। aftermath का मतलब after event, passing away means death। तो उसकी डेथ के बारे में जो पर्टिकुलर चीजें और आफ्टरमाथ यानी आफ्टर इवेंट्स क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सब अनक्लियर है, अभी तक पता नहीं चला। तो ओके स्टूडेंट्स, टुडे we end the lecture here of the next paragraph, the remaining paragraphs, the remaining part of the lesson will include in the next lecture. Okay students, have a nice